हाल ही में जो हादसा हुआ है, वीडियो देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे का पूरा गांव वॉश आउट हो गया है। सेम केदारनाथ त्रासदी में हुआ था, वो तो आई थी ऊपर से पूरा पानी समेट के सब ले गया। तो ये तो कलेक्टिव कर्मा का असर भी है कि हम कर रहे हैं वो पलट के दे रही हैं। जब सरकारें केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करती हैं, तब वो अपनी मूल आत्मा और संस्कृति और सभ्यता को भूल जाती है। और वो नेताओं को ये आसान है कि ये दिखाना, ये बताना कि हम इकोनॉमी में नंबर 1 हो जाएंगे। तुम इकोनॉमी में नंबर 1 हो जाओगे, लेकिन जिसमें नंबर 1 थे उसमें कहाँ जाओगे? हमने 3 बांध रद्द कराए थे 2009 में, भैरव घाटी, लोहारी नागपाला और पालामनेरी, और आगे कभी बांध नहीं बनेंगे, ये फैसला हुआ था। और गोमुख से लेकर उत्तर काशी तक ये इको सेंसिटिव एरिया है, इसमें कुछ नए कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। हुआ ना उत्तर काशी में, देखो भयानक। प्रकृति खुद ही सारी चीजें तबाह कर रही है और एक नए युग की, कई लोग उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, रिलीजन लैंग्वेज में बोलते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम खुद भी देख रहे हैं कि चारों तरफ केओस मचा हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं। और ये मैं सिर्फ भारत के स्तर पे नहीं, विश्व स्तर पे बात कर रही हूँ। क्या वाकई अब प्रकृति उस रौद्र रूप में आ गई है जहाँ हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है? आप इसको यूं मत कहो कि प्रकृति रुद्र रूप ले रही है। प्रकृति को रुद्र रूप हम दे रहे हैं। हम उसके लिए रौद्र रूप धारण करने की मजबूरी पैदा कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति मजबूरी में ये रौद्र रूप धारण कर रही है। नहीं तो प्रकृति हमें अत्यंत प्यार करती है भाई। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हम सभी जब ये शरीर धारण करते हैं तो एक उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं। कई सारी जो आत्माएं हैं वो एलिवेटेड सोल अगर हैं तो उनका उद्देश्य वो खुद चुनकर आती हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आकर अपने उद्देश्य को समझते हैं, उनका उद्देश्य बदल भी जाता है और फिर वो अपने सोल पर्पस को कहीं ना कहीं पाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मेरे जो आज के मेहमान हैं ना, वो मेरे लिए बहुत खास हैं क्योंकि उनका सोल पर्पस ही, उनकी आत्मा का उद्देश्य ही है इस पूरी पृथ्वी के पानी को, जल को, जो हमें जीवन देता है, उसको बचाना। वाटरमैन ऑफ इंडिया आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं और आप मेरी एक्साइटमेंट देख ही रहे होंगे। देखिए, हम सब किताबी बातें करते हैं, बोरोड ज्ञान लेते हैं और फिर उसके बाद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्म करके अच्छा कितने लोग बनते हैं? जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने बचपन से एक संकल्प लिया कि उनको पानी बचाना है, पानी की सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित बात है और प्रकृति को बचाना हम सभी का प्राइमरी सोल पर्पस होना चाहिए और होता भी है, क्योंकि आप इन पंच तत्वों से ही बने हैं तो इनके प्रति आपका एक धर्म होना चाहिए। थोड़ा सा अलग है ये पॉडकास्ट, लेकिन आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक ऊर्जा से भर जाएंगे। और हो सकता है कि ब्रश करते टाइम जब आप टंकी चलाते हैं और वो पानी लगातार बहता रहता है, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप वो बंद कर दें। वहाँ से अवेयरनेस आएगी और वहाँ से आपके कर्म अच्छे होना शुरू होंगे। तो बिना देरी करे, बिना बातें और करे, मैं अपने मेहमान का स्वागत करना चाहूँगी। राजेंद्र सिंह जी, वाटरमैन ऑफ इंडिया का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्पीकिंग श्री पर। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग श्री। सर, कहाँ से शुरू हुई ये जर्नी, ये रिवर्स को दोबारा से उनका पुनरुद्धार करने की जर्नी, पानी को कॉन्शियसनेस से जोड़ने की जर्नी? देखो, मैं तो भारत सरकार में जयपुर शहर में था। मुझे लगा कि सरकारें जो हैं, जो काम करना चाहिए वो नहीं करती। वो अपने प्लान से चलती हैं, उनके अपने प्लान हैं। वो प्लान नुकसान कर रहा है कि फ़ायदा कर रहा है,
वो भले भलाई कर रहा है कि बुरा कर रहा है, इसका उनको कोई लेना देना नहीं। तो मैं तब जयपुर का दौसा और जमुआ रामगढ़ 2 ब्लॉक का अधिकारी था, जिसमें शिक्षा के युवाओं के लिए काम चलता था, युवाओं को आगे बढ़ाने का। बस हर 3 महीने में डेटा आंकड़े भरने होते थे, और आंकड़े भी फर्जी होते थे। तो मुझे लगा कि यार ये फर्जी आंकड़े भरने का तो मेरा काम नहीं है, ऐसी मेरे सामने क्या मजबूरी है कि मैं ये फर्जी आंकड़े भरूं। और मैंने जल्दी से नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ के अलवर जिले की थानागाजी तहसील के गोपालपुरा गांव पहुंच गया। जयपुर से गोपालपुरा की जर्नी ऐसी है कि मुझे सचमुच ये पता नहीं था कि मैं किस गांव जा रहा हूं। आपको नहीं पता था? ना, मैंने जयपुर के घाट गेट बस अड्डे से बस पकड़ी और कंडक्टर को कहा कि भाई मुझे तेरी बस जहां तक जाती है वहां तक का टिकट दे दे। उसने वो दे दिया, पूछा नहीं कुछ। रास्ते में एक गांव होता था आजबगढ़, दिन छिप गया था। मुझे लगा यार यहां उतर जाना चाहिए, ये गांव काम करने लायक है। तब तक बस आगे चल दी, फिर हम बैठ गए, और फाइनली जहां बस रुकी आखिर में वहां उतर गए। उस गांव का नाम था किशोरी। उन दिनों पंजाब में काफी टेररिज्म था, और हमारे बाल काले थे और हमारी बोली दिल्ली वाली थी। तो लोगों ने कहा अरे ये पंजाब के आतंकवादी आ गए गांव में। अच्छा। हाँ, तो एक बूढ़े आदमी ने कहा यार यहाँ आतंकवादी आके करेगा क्या, यहाँ जवान छोरे नहीं है, जवान छोरी नहीं है, यहाँ कुछ कमाई लूट पाट का कुछ धंधा नहीं है, तो आतंकवादी करेगा क्या, काहे के लिए आएगा यहाँ। ऐसा करो इनको मंदिर में रख दो। तो वहां एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, उसमें हमें रख दिया। सुबह एक पुजारी जी आया और उसने हमें निकाल दिया, निकल गए बस। फिर 2 दिन के अंदर अंदर एक गांव उसके पास था बेगमपुरा, वहां हमें जगह मिल गई और हम वहां रहने लगे, और फिर गोपालपुरा में जाके काम करने लगे। गोपालपुरा में क्योंकि मैं उस वक्त आयुर्वेद का डॉक्टर था, तो उस पूरे इलाके में रतौंधी रोग था। अच्छा, हाँ। नाइट ब्लाइंडनेस, ये माल न्यूट्रिशन के कारण होता है जी। तो मैंने इलाज किया, लोग ठीक हो गए। उसमें से एक बूढ़ा आदमी 73 साल का, वो भी ठीक हो गया। वो बोला ओ राजेंद्र तू कहीं करे छे। मैंने कहा काका तुझे दिखे को नहीं छो, अब दिखवे लाग्यो और कहीं करूँ छू। बोला पर दिखवा सु की का फायदा हुयो। मैंने कहा तेरा फायदा हुआ ना, तू अब दुनिया को देख सकता है ना। बोला दुनिया को देखने से मेरा दुख बढ़ गयो। जब मुझे दिखे को नहीं छो ना, तो हमारे गांव के लोग मेरी मटकी में पानी भर जा छा। मैं 73 साल का आदमी अब 15 किलोमीटर दूर पानी लेने कैसे जाऊंगा। तो मुझे एक बहुत जोर का झटका लगा कि यार मैंने तो इस काम को इतना अच्छा मान के किया था, और मांगू काका जो बोल रहा है वो तो सच्ची बात है। तो मैंने तपाक से मांगू काका से पूछा तो फिर मैं अब काई करूं बोल। बोला तू पहले दवाई का काम बंद कर और पढ़ाई का काम बंद कर। तो तब मैं जवान था ना, तो मैंने कहा काका जब मैं तेरा इलाज कर रहा था तब तो तेने दवाई का काम बंद नहीं कराया, अब तू ठीक हो गया तो दूसरों की दवा इलाज नहीं करने देता।
बोला अरे जब तो माने तेरे ऊपर यकीन ही को नहीं छो। कि कैसे ठीक करेंगे। अब तो तेरे पे यकीन हो गया कि तू अच्छे काम करने वाला आदमी है, तो तू अच्छा काम कर। देख ये जो गांव में पड़ जाते हैं ना छोरी, ये गांव छोड़ के सबसे पहले भगते हैं शहर में, अपने गांव के को नहीं ये काम के। तो तू जिनको पढ़ा देगा वो जल्दी भग जाएंगे गांव छोड़ के। और यह जो दवाई है ना, ये दवाई का काम करने वाले लाखों डॉक्टर हैं, वो पैसा लेते हैं, तू तो पैसा लेता नहीं। तो ऐसा है, ये काम पैसे वालों को करने दो। और अच्छा है कुछ लोग मर जाएंगे तो धरती पे बोझ कम होगा। मेरे सामने बड़ा चैलेंजिंग गुरु था जो मुझे शिक्षा नहीं दे रहा था, विद्या दे रहा था। शिक्षा तो स्वार्थी बनाती है इंसानों को, विद्या है जो सबके शुभ का भले का काम करवाती है। तो मांगू काका ने कहा देख तुझे मेरे गांव में रहना है ना, तो ये दोनों काम बंद कर दे और कल आजा मेरे धोरे, मैं बताऊंगा क्या करना है। मैं सुबह उठ के दिन निकलने से पहले उसके पास पहुंच गया। वो तो 5-6 बुड्ढों को लिए हुए तैयार बैठा था। अच्छा। और एक चमड़े का चरस इतना बड़ा, जिससे पहले पुराने जमाने में पानी निकालते थे। यस। और एक बड़ी सी नेज और सिर पे रख के चल दिया। और सूखा कुआं था मेवाड़ों का, गांव से आधा किलोमीटर दूर। वहां ले जाके बोला बैठ, अब तुझे मैं इस कुएं में उतारूंगा। तो उसने उस चमड़े के चरस में बैठा के, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेदर बॉक्स, इतना बड़ा, जिसमें पानी निकालते थे, और 150 फीट गहरे सूखे कुएं में पटक दिया। और 5 मिनट बाद वापस निकाला। देखो यदि मैं पढ़ा लिखा होता ना तो बहुत सवाल पूछता। तब तक मैंने अपनी पढ़ाई को भुला दिया था। मैंने कहा पढ़ाई काम की नहीं है। मांगू काका को यदि ये लग रहा है कि ये दवाई और पढ़ाई नहीं है काम की, तो मैंने कहा इसको भूलो। तो मैंने कोई सवाल नहीं पूछा मांगू काका से। और उसने 5 मिनट के बाद निकाल के पूछा कहीं देखा रहता है कुएं में? तो उस कुएं में ऐसे कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे। जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं वहां बहुत लंबे पेड़ होते हैं और पेड़ों पे पत्तियां होती है। और जहां हॉरिजॉन्टल अनकन्फाइंड फ्रैक्चर होते हैं वहां पेड़ नहीं होती, झाड़ियां होती है। बस ऐसे उसने मुझे 25 कुएं दिखाए, उसी लेदर बॉक्स में बिठा के। हाँ। और जब उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया, उसने मुझे कह दिया था मेरे से सवाल मत पूछना, मुझे सवालों के जवाब देने नहीं आते, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखना। तो मैं काका से कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। वो मुझसे हर बार सवाल पूछता था। कुएं में डाला, बाहर निकाला, फिर सवाल पूछता था कहीं देखा रहे तने? तो मैं बताता था। तो जब उनके सारे सवालों का जवाब ठीक मिल गया, तब मांगू काका ने कहा देख अब तू धरती का पेट सीख गया है, अब तेरा काम है ऐसी जगह बांध बनाना जहां से सूरज पानी की चोरी ना कर सके। राजस्थान में सूरज को पानी की चोरी नहीं करनी चाहिए, पर ये जो सूरज है ना, ये सबको एक सांटे से हाँकता है। अरे इसे चोरी करनी तो बंबई चला जा, बंबई इतना बड़ा समुद्र है। उसको चोरी करनी है तो कलकत्ता चला जा बंगाल में, वहां से चोरी करके ले आए। कितने सरल थे मांगू काका। सूरज चोरी करता है पानी की। हाँ, तो राजस्थान में सूरज को चोरी नहीं करनी चाहिए, उसको चोरी करनी चाहिए बंबई में, उसको चोरी करनी चाहिए कलकत्ता में, उसको चोरी करनी है तो चेन्नई जाना चाहिए, क्योंकि वहां समुद्र है। और वो यदि चोरी नहीं करेगा तो ना तुम जिंदा रहोगे ना मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि हम तो उसी की चोरी से जिंदा है। वो सूरज समुद्र के खारे पानी को मीठा करके H2O गैस बना के बादल बनाता है, और वो जो बादल हैं वो हमारे लिए पानी लेके आते हैं। तो मांगू काका ने कहा देख भाई अब तू समझ गया, एक बात समझ गया कि सूरज की चोरी कैसे रोकनी। अभी तो तूने इसका अध्यात्म समझ लिया है,
इसको कहते हैं साइंस विद सेंस, साइंस विद कॉमन सेंस। तो उसको ज्यादा शब्द नहीं आते थे बोलने, तो भाई अब तू पेट समझ गया, बस इतना बोलता था। फिर अगले दिन बुलाया और अगले दिन जहां से नदी शुरू होती है वहां ले गया। नदी में जहां से पानी बहता है तो जहां स्टीप स्लोप थे वहां उसने कहा कॉन्वेक्स डिजाइन का डैम। कॉन्वेक्स वो बोलना नहीं जानता था, बोला उल्टा बांध बना जो जट है। उल्टे का मतलब होता है कॉन्वेक्स, ऐसे। और जहां जेंटल स्लोप थे वहां सीधा बांध बनाओ, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉन्केव डिजाइन का डैम बनाओ। तो दूसरे दिन उसने कुल 17 किलोमीटर पैदल चले, हम ज्यादा नहीं चले, नदी के किनारे किनारे, लेकिन 5 बातें सिखा दी। पहली बात थी कि डैम, बांध, तालाब, जोहड़ जो भी कुछ बनाना वो कैसी जगह बनाना, साइट सिलेक्शन और उसका डिजाइन, एक बात। दूसरी बात, उस डिजाइन पर लोकल मटेरियल से काम करना, तो लोकल मटेरियल कैसे चुनना है। तीसरा, पानी के बड़े झगड़े होते हैं, ऊपर के लोग जब बांध बनाते हैं तो ऊपर वाले लोग उनको बनाने नहीं देते, क्योंकि ऊपर के लोग कहते हैं हमारा पानी, नीचे वाले कहते हैं हमारा पानी रोक लिया। तो पानी की लड़ाई होती है। तो उसने लड़ाई ना हो ये मुझे सिखा दिया। कैसे? उसने कहा ऊपर वालों को नीचे वालों को दोनों को बुला लेना और उन्हें ये जो फैक्चर मुझे बताए थे ना, ये सिखा देना कि यहां बांध बनेगा तो पानी तेरे कुएं में जाएगा नीचे, तो तुझे कोई नहीं रोकेगा। और चौथी बात ये सिखाई कि पानी जो है वो सबके लिए है, पेड़ पौधे, गरीब अमीर सबके लिए बराबर है, जानवर के लिए भी, जानवर सबके लिए। इसलिए इसका व्यापार मत होने देना। तो हमारे इलाके में पानी का व्यापार करने वाली कंपनियां आई, जब पानी आया तो हमने सबको भगा दिया। एक भी कंपनी की हिम्मत नहीं है अब वहां हमारे इलाके में पानी लूटने की। 5वीं बात उसने ये सिखाई कि देखो ये पानी जो है ना, ये भगवान है और इसको भगवान मान के ही काम करना। यही हमें बनाता है, यही हमें चलाता है, और ये हमें ही नहीं चलाता, पूरी दुनिया को चलाता है। तो ये हमारा भगवान है। तब मुझे भगवान की परिभाषा समझ में आई कि ये भगवान होता कौन है। भारत में जो भगवान शब्द है वो तमिलनाडु में भी जाना जाता है, गुजरात में भी भगवान है, सब जगह, पूरे भारत में, नॉर्थ ईस्ट में भी। तो ये भगवान शब्द कैसे बना? भगवान शब्द बना है भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, औसे अग्नि, उन्नैसे नीर, भैगे वे औने भगवान। तो भारतीय लोग जब तक इस भगवान को पहचानते थे तब तक पूरी दुनिया के गुरु थे। अब गुरु नहीं है, हम गुरु जब तक थे जब तक इसी भगवान को जानते पहचानते थे। और उस जमाने में हमारे लिए 3 नारायण होते थे, नीर, नारी और नदी। नीर माने जल, जल हमारा जीवन है। नारी जननी, हमें जन्म देने वाली, धरती प्रकृति को जन्म देने, प्रकृति जो भी जन्म देती है वो नारी होती है, जिसको जननी कहते हैं। स्त्री, प्रकृति, धरती ये नारी होती है। और नदी, दुनिया की सारी सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे होता है। तो भारतीय लोग नीर नारी नदी को नारायण मानते थे। लेकिन
जब से हम इन नारायण को भूल गए, अब नहीं नारायण मानते। अब मानते हैं क्या? बहुत कम। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत कम। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जिंदा है नारायण। लेकिन लोग नहीं मानते। तो मुझे मेरी जीवन की जर्नी में मेरा गुरु जो था उसने मुझे एक दिन में पीएचडी कराई जियो हाइड्रो साइंस में, धरती का पेट सिखाया। और उस पीएचडी का विषय था सूरज की चोरी रोकना। और मेरी दूसरी पीएचडी कराई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में। ये जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग थी ये बहुत ही कॉन्शियस और कंसर्न थी आदमी की जरूरत से और प्रकृति के पोषण से। कंप्लीटली कॉन्शियस एंड कंसर्न इक्वल टू द ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। तो दूसरी पीएचडी मेरी नेचुरल टेक्नोलॉजी में हुई। तो 2 दिन में अनपढ़ गुरु ने मेरी 2 पीएचडी विद्या में कराई। शिक्षा में नहीं हो सकती। शिक्षा तो मैंने कहा ना स्वार्थी बनाती है। विद्या जो है वो शुभ के काम सिखाती है और शिक्षा लाभ के काम सिखाती है। शिक्षा पाने वाले केवल लाभ ढूंढते हैं और विद्या पाने वाले शुभ ढूंढते हैं। बहुत सुंदर। सर आपने भगवान की बात की। हम हमारी सनातन सभ्यता में हमारे जो नदियां हैं उनको हम गॉडेस मानते हैं, देवी मानते हैं। आपने कभी महसूस किया, आप इतने सालों से नदियों के साथ, नीर के साथ जुड़े हैं, कभी वो एनर्जी महसूस किया आपने? देखो नदी जो है ना वो सचमुच मेरे लिए, मेरे जीवन में तो जो ऊर्जा है वो नदी से ही आती है। मैं कभी थकता नहीं हूं। 24 घंटे में से 24 घंटे जिंदा रह के काम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हर क्षण जल और जल का प्रवाह, जल तो जीवन है लेकिन जीवन को चलाने वाला एक प्रवाह चाहिए ना, गति चाहिए ना। जो प्रवाह है वो नदी में है, जो वेग है, जो गति है वो नदी में है। तो नदी की वेग और गति, इसका एहसास करना और इस एहसास से कुछ अच्छे करने का आभास बनाना, एहसास से आभास बनता है। तो नदी जो है आपको अपने अंदर की जो एनर्जी है, ऊर्जा, उसको रिचार्ज करती है। कैसे करती है? यदि आप नदी का चरित्र देखें तो सुबह जब सूरज निकल के नदी में जाता है तो उस वक्त नदी का रंग बिल्कुल अलग होता है। दोपहर को नदी का रंग अलग होता है जब सूरज सीधा आता है उसमें, और शाम को उसका रंग अलग होता है। तो जो नदी है वो विलक्षण है, विलक्षणी है। इसलिए वो उस नदी की जो ऊर्जा है वो वही एहसास कर सकता है जिसके आत्मा में, जिसकी वृत्ति में नदी जैसा मूल स्वरूप निर्मल होता है। आज की नदियां तो नाले बन गई सब, अब तो उनमें वो स्वरूप बचा नहीं है। पर भारत के लोगों ने जब नदी को मां कहना शुरू किया था तो मां का मतलब है कि भारत के लोग नदी को
इंसानी दर्जा देते थे, एक ह्यूमन लाइफ, और तब उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। आजकल तो कहते माँ है, माई कह के कमाई के रास्ते ढूंढते हैं नदियों से। नदियों को पूरा शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण करते रहते हैं। लेकिन मेरे जीवन में नदी का अर्थ ये नहीं है। मेरे जीवन में नदी का अर्थ है, जैसे मेरे शरीर में ये शिराएं, ये धमनियां, रक्त वाहिनी है, ऐसे ही नदियां इस धरती की प्राण वाहिनी है। और धरती पे हम रहते हैं तो हमारे लिए जीवनदायिनी है। धरती की प्राण वाहिनी हम सबके लिए जीवनदायिनी जब तक रहेगी जब तक हमारे मन में उसके प्रति एक आस्था, एक श्रद्धा, एक विश्वास और एक प्यार। यदि आपको नदी से प्यार नहीं है तो नदी आपके जीवन में क्या रिश्ता रखती है उस पर विश्वास होगा ही नहीं। तो सबसे पहला नदी का प्यार, जब आपको उससे प्यार हो जाएगा तब आपको विश्वास होगा कि आपकी हेल्थ, आपका जीवन, आपकी सोच इस नदी के साथ जुड़ी हुई है। नदी के किनारे जाके आपके विचारों में जो उथल पथल होती है, प्रवाह आता है, गति आती है, वो एक निर्मल अविरल नदी के किनारे जाके आती है, जिसके किनारे हरे होते हैं, जिसमें अविरल निर्मल शुद्ध सदा नीला प्रवाह होता है। वो तो ये जो हमारी नदी है, ये नदी मुझे तो हमेशा, कई लोग मुझे मेरे कहते हैं राजेंद्र ने 50 सालों में 23 नदियों को पुनर्जीवित किया। मैं कहता हूं हर नदी मुझे पुनर्जीवित कर रही है। नदी पुनर्जीवित होती है, मैं पुनर्जीवित हो जाता हूं। मुझे एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, और मुझे लगता है अरे ये तो अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। अंदर से जो हमारे अंदर के रिजुविनेशन सा फील हाँ, होता होगा। तो नदी का रिश्ता चरे वेती आदि अनंतः सनातन है। सनातन है। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण होते रहना, कभी मरना नहीं। सर, आपको नदियों ने ही क्यों आकर्षित किया? कोई और भी तो काम हो सकता था। जब सरकारी नौकरी छोड़ी और वहाँ से निकले कि ठीक है ये काम नहीं करना है, तो कुछ भी समाज सेवा का कोई भी काम हो सकता था। नदियाँ ही क्यों? या शायद आप राजस्थान में थे, वहाँ पानी की किल्लत है, इस वजह से आपको अट्रैक्ट किया, या कुछ अलग ही आपका उस वाटर एंटिटी के साथ संबंध है? देखो, जब मैं नौकरी छोड़ के गया तब ना मैं वाटर की केमिस्ट्री समझता था, ना फिजिक्स समझता था। और मैं ऐसी जगह पैदा हुआ था जहाँ गंगा जमुना का खूब पानी था, तो मैंने जल का संकट भी नहीं झेला था। लेकिन राजस्थान में जाके इसका रियलाइजेशन शुरू हुआ, और इस रियलाइजेशन ने मुझे, मेरी अंतः चेतना को चेतन बनाया कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। फिर मैंने जल का थोड़ा समझने की कोशिश की कि ये जल बना कैसे। तो पता चला कि 3.5 अरब साल पहले ये जो पूरा ब्रह्मांड था ये आग के गोले की तरह था, लेकिन इसमें H2 और O 2 अणु थे। इससे पहले टाइम का भी मालूम नहीं था और फिजिक्स के सिद्धांत भी नहीं थे। तो जब ये H और O, H2
ओ में मिला तो एक बड़ी घटना है। उसके बाद से टाइम को जाना जाने लगा, उसके बाद से फिजिक्स के सिद्धांत बनने लगे। तो ये सब मुझे फिर शास्त्रों से थोड़ा ज्ञान आने लगा और फिर मुझे लगा कि हम बहुत चालू भाषा में हमारे सारे नेता बोलते रहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, दुनिया एक है, दुनिया एक परिवार है, वगैरह वगैरह। पर ये दुनिया एक है, इसको एक कौन बनाता है? तब समझ में आया कि दुनिया को एक बनाने वाला तो पानी है। वन वाटर वन प्लेनेट, ये जो जल है ये पूरे ब्रह्मांड को एक बनाता है। और फिर उसमें से हमारे शास्त्रों में बहुत आध्यात्मिक ऊंचाई और गहराई दोनों के बाद ये बात आई वसुदैव कुटुंबकम, हम सब, हमारे लिए ये पूरी दुनिया एक है। और ये कहने वाले राष्ट्रीय सीमाओं पर रोज लड़ते हैं। फिर नेशनल बाउंड्री कहाँ है? ये तो बियॉन्ड द बाउंड्री है ना। इस शब्द को बोलने वाले राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया में खूब लड़ते रहते हैं, खूब लड़ाई करवाते हैं। नदियों को भी सर हमने बाउंड्रीज में खींच दिया है। हाँ सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या इतने 50 सालों के अनुभव में कि कोई पानी का ही आप काम कर रहे हैं, किसी रिवर को ही आप दोबारा से उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ी हो वहाँ पर? देखो, बिना प्रार्थनाओं के ये काम नहीं होते, ये तो हमेशा करनी पड़ती है। शब्द तुम्हारे पास प्रार्थना के हैं कि नहीं है ये कोई नहीं पूछता, तुम्हारी आत्मा में प्रार्थना है कि नहीं। प्रेयर के बिना प्राण नहीं आते। प्रेयर प्राणवान बनाती है और अहिंसा में जीवन के रास्ते पे चलाती है और सत्य की खोज में लगाए रखती है। सत्य की खोज में लगाने वाली आत्मा तो प्रेयर से ही होती है। वो लड़के नहीं होती, वो हिंसा में नहीं होती। सत्य की अहिंसा में खोज करने वाला प्रेयर के रास्ते पर चलता है, हथियारों के रास्ते पर नहीं चलता। हथियार हिंसा करते हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि हे माँ मुझे रास्ता दिखाओ, या मतलब क्या आप कैसे बात करते हैं? आपका कॉन्वर्सेशन और वो जो एक कनेक्ट है ना नदियों के साथ, वो कैसे स्थापित करते हैं आप? देखो, मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ। 2002 में एक वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस थी। उसमें इन आयोजकों ने मुझे कहा शाम को, रात को, मैं अकेला था एशिया से, उसमें अच्छा। भारत से, कि कल कॉन्फ्रेंस आपकी प्रार्थना से शुरू होगी। तब तक मैं प्रार्थना शब्दों में नहीं करता था, मन से बस आत्मा में करता था। पहली बार शब्दों में प्रार्थना मैंने उस वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस में की और मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा यार ये पानी ही तो है सब कुछ। तो मैंने कहा तू ही तू है, तू ही तू है, जल है, तू ही जीवन बनाता और चलाता है, तू ही ऊंच नीच के भेद मिटाता, तू ही सबको साथ चलाता है, तू ही सबको बनाता है, तू ही सबको साथ चलाता है। ये प्रार्थना मैंने पहली बार, और मैंने हिंदी में ही बोली। मैंने कहा भाई प्रार्थना के लिए भाषाओं की लड़ाई मत लड़ो।
जो आत्मा से निकली प्रार्थना है उसकी वही है। भाषा क्या होगी? हाँ, उसके और लोगों ने स्वीकार कर ली उस सम्मेलन में, वैसे की वैसी स्वीकार की। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको यदि शब्द नहीं आते हैं तो भी आपका काम नहीं रुकता, आपके अंदर से बन जाते हैं शब्द। जल की प्रार्थना, ये तो वैश्विक जल प्रार्थना हो गई। अब तो सैकड़ों भाषाओं में वो प्रार्थना की जाती है। उसके बाद मेरी पढ़ाई, फिर इसको बहुत सारे लोगों ने इस प्रार्थना को फिल्म में बना दिया, गीतों में बना दिया, हो जाता है, वो सब हो जाता है। जबकि मुझे शब्द ही नहीं आते थे, शब्द भी आ गए, अपने आप आ गए, लिख दी मैंने। नदी की, जब हम गंगा के लिए लड़ रहे थे, हमारे तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर GD अग्रवाल, उनका अपना जीवन पूरा गंगा के लिए 111 दिन तपस्या करके चला गया। गंगा का कुछ हुआ नहीं, और उनकी मांग केवल ये थी कि जिस तरह से भागीरथी नदी पर हमने 3 बांध रद्द कराए थे 2009 में, भैरव घाटी, लोहारी नागपाला और पाला मनेरी, और आगे कभी बांध नहीं बनेंगे, ये फैसला हुआ था। और गोमुख से लेकर उत्तर काशी तक ये इको सेंसिटिव एरिया है, इसमें कुछ नए कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। कल हुआ ना उत्तर काशी में, देखो भयानक। तो हम जो 2009 में जीते थे इस लड़ाई को, तो हम चाहते थे कि ये पूरे अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, इन सारी ये जो हिमालय की, उत्तराखंड की नदियां हैं, उन सब में ऐसा लागू हो। लेकिन इन सरकारों ने नहीं किया। हिमालय में ऑल वेदर रोड बना दिया। ऑल वेदर रोड ने उत्तराखंड का सारा ही सत्यानाश कर दिया। सब ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये ऑल वेदर रोड के कारण हो रही हैं, टनल के कारण हो रही है, जो उसमें सुरंगें बन रही हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम, अब हमारे अंदर नदी नहीं बहती है, हमारी सरकारों की नदियां सूख गई हैं, और जब नदियां सूखती हैं तो वहां की सभ्यता सूख जाती है और संस्कृति मरने लगती है। Exactly. जब सरिताएं बहती हैं तभी सभ्यताएं और संस्कृति प्रफुल्लित होती हैं। सही कह रहे हैं सर आप। तो अब हमारी नदियां सूख रही हैं, गंदे नाले बन रही हैं। तो जब जिस देश की नदियां नाले बनने लगती हैं, तब वहां की सभ्यता सड़ने लगती है। सर, आपको क्या लगता है कि हम नदियों के साथ भी कर्म बनाते हैं, जैसे हम इंसानों के साथ दूसरी योनि के जो पशु पक्षी जीवधारी हैं उनके साथ बनाते हैं? क्या नदियों का भी बुरा करके, उनको प्रदूषित करके, उनका ख्याल ना रख के, और स्पेशली मैं हिमालय की बात करूँगी। एक्चुअली हिमालय से जो निकली नदियाँ हैं वो जोन बहुत सेंसिटिव है, और जो त्रासदियाँ आ रही हैं, बादल फट रहे हैं, नदियाँ अपने विकराल रूप में आ रही हैं। और हाल ही में जो हादसा हुआ है, वीडियो देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे का पूरा गांव वॉश आउट हो गया है। सेम केदारनाथ त्रासदी में हुआ था, वो तो आई थी ऊपर से, पूरा पानी समेट के सब ले गया। तो ये तो कलेक्टिव कर्मा का असर भी है कि हम कर रहे हैं, वो पलट के दे रही हैं। ये जो हो रहा है विकास के नाम पर, इस विकास में हमारी विद्या का विस्थापन हो गया है, और इसमें हम सब बिगाड़ के कर्म कर रहे हैं जो हमें विनाश की रास्ते दिखा रहा है। जोशीमठ में क्या हुआ?
2013 में क्या हुआ, और उस 2013 के बाद तो हर साल कुछ ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ होता है। इस साल देखो कितना भयानक हो रहा है। हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, सब पूरे हिमालय में हो रहा है। हम्म, मैं कह क्या रहा हूं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि जब सरकारें केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करती हैं, तब वो अपनी मूल आत्मा और संस्कृति और सभ्यता को भूल जाती हैं। और वो नेताओं को ये आसान है कि ये दिखाना, ये बताना कि हम इकोनॉमी में नंबर 1 हो जाएंगे। तुम इकोनॉमी में नंबर 1 हो जाओगे, लेकिन जिसमें नंबर 1 थे उसमें कहां जाओगे? नंबर 1 हम इकोनॉमी में नहीं थे। नंबर 1 हम इकोनॉमी में थे जब पूरी दुनिया की 32% जीडीपी केवल भारत से होती थी। लेकिन वो जीडीपी ये बिगाड़ के नहीं होती थी, वो प्राकृतिक खेती जो हमेशा नया सृजन करती थी, सजीव खेती। अभी जो हो रहा है उसमें सब कुछ बिगाड़ हो रहा है। सब कुछ बोल रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं, ऐसे चालू भाषा में नहीं कह रहा हूं। सब कुछ बिगाड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो अध्यात्म का था। और उसका एक अध्यात्म होता क्या है? अध्यात्म वो होता है जो किसी का बिगाड़े बिना अपने आप को और सबको जिसके बीच में है उसको प्रकृति का प्रेम सिखा के, भारतीय आस्था से जोड़ के, दुर्व्यवहार को मिटा के सदाचार की तरफ लेके जाता है। तो जिसमें हम नंबर 1 थे अध्यात्म में, अब उसमें कहां खड़े वो देख लो। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हिमालय को खा रहा है, नदियों को मार रहा है, समुद्र को जहरीला बना रहा है। सर बहुत लोगों के साथ मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट हैं वो। लगभग सबका मोटा मोटा कहना, मैं उसको जिस्ट के रूप में आपसे पूछूंगी क्योंकि आप प्रकृति से बिल्कुल नज़दीकी से जुड़े हैं, आपके अंदर इंट्यूशन पावर भी है, आप सारी चीज़ें इतने सालों से देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रकृति खुद ही सारी चीज़ें तबाह कर रही है और एक नए युग की, कई लोग उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, रिलीजन लैंग्वेज में बोलते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम खुद भी देख रहे हैं कि चारों तरफ केओस मचा हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं। और ये मैं सिर्फ भारत के स्तर पे नहीं, विश्व स्तर पे बात कर रही हूँ। क्या वाकई अब प्रकृति उस रौद्र रूप में आ गई है जहाँ हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है? देखिए, जो 21वीं शताब्दी है, ये समुद्र का उफान, गगन में तूफान और भूकंप और ये सब यदि हम इसको ठीक से देखें तो ये रौद्र रूप जो है ये प्रकृति ने नहीं अपने आप बनाया, ये तो इंसान का बनाया हुआ है। प्रकृति को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इसलिए वो रौद्र रूप धारण कर रही है। वो ये समझ गई है कि ये इंसान प्यार से नहीं समझेगा, इसको डंडे लगाने पड़ेंगे। तो प्रकृति अब हमें डंडे मार रही है। उत्तरकाशी में तो एक आधा गांव रहा, एक आधा ये हुआ, लेकिन ये डंडे अब चारों तरफ लग रहे हैं। केरल में लगे थे। इन सारों के पीछे हमारा विकास है। ये जो विकास है ये हमारी विद्वता का विस्थापन करता है, प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव के रिश्तों को तोड़ता है, और फिर ये जो बिगाड़ है ये विनाशी करता है।
तो आप इसको यूं मत कहो कि प्रकृति रुद्र रूप ले रही है। प्रकृति को रुद्र रूप हम दे रहे हैं। हम उसके लिए रुद्र रूप धारण करने की मजबूरी पैदा कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति मजबूरी में ये रुद्र रूप धारण कर रही है। नहीं तो प्रकृति हमें अत्यंत प्यार करती है भाई। प्रकृति हमारे विरुद्ध नहीं होती। और भारतीय पूरी आस्था में प्रकृति की रक्षा थी मानव के द्वारा। भारतीय आस्था प्रकृति की रक्षा में ही लगी थी। लेकिन अब वो आस्था नहीं है। हमारी शिक्षा ने प्रकृति और मानवता के बीच बहुत गहरी खाई कर दी है। सर थोड़ा सा आपकी इतनी सारी जो लंबी यात्रा है नदियों के साथ, जल के साथ, आपको उपाधि मिली हुई है वाटरमैन ऑफ इंडिया, कोई केस या कोई दौर आपको याद आ रहा है जब आपके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी हुई हो कि ये काम तो संभव नहीं है लेकिन फिर अचानक से वो काम संभव हो गया हो? देखिए, ये डिफिकल्टी तो सबसे ज्यादा आज हो रही है। अच्छा। आज हमारी सरकार सब नदियों को, जिनकी बीमारी हृदय रोग की है, हमारी सारी नदियों को ज्यादातर जो बीमारी है वो हृदय रोग की है। कैसे? हृदय रोग होता है फ्लड, जिसको फ्लो कहते हैं, इन्वायरमेंटल फ्लो। मतलब जो आपके शरीर में फ्लो होना चाहिए, आपने उसको काट दिया, बांध दिया, सड़ा दिया, कुछ ना कुछ फोड़ा हो गया, कैंसर हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। और हमारी सरकार उस हृदय रोग का इलाज जो है वो ब्यूटी पार्लर से करा रही है। इस वक्त पूरे भारत की सारी नदियों पर ब्यूटी पार्लरों को बैठा दिया है कि नदियों को ब्यूटीफाई करो। उससे काम नहीं चलेगा? अरे उससे नदियां और बीमार होंगी। ब्यूटिफिकेशन तो नदियों को बीमार करने वाला है। ब्यूटिफिकेशन नदियों का रिजुनेशन नहीं करने वाला। अभी मैं पूना में था, उन्होंने हमारा शब्द चुरा लिया, रिवर रिजुनेशन। पहले वो रिवर ब्यूटिफिकेशन कहते थे, रिवर व्यू डेवलपमेंट, फ्रंट व्यू डेवलपमेंट, ये सब नाम थे। अभी उन प्रोजेक्ट के नाम बदल दिए, अभी उनको कहते हैं रिवर रिजुनेशन। और काम क्या कर रहे हैं? काम करने वाले कौन है? ब्यूटी पार्लर है। अरे भाई, जिनकी आत्मा में नदी नहीं है, जिनके मन मस्तिष्क में नदी नहीं है, वो नदी का इलाज कर सकते हैं, वो नदियों को रिजुनेट कर सकते हैं। नदी को रिजुनेट करने के लिए तो पहले उसकी आत्मा में नदी होनी चाहिए, उसके शरीर में नदी होनी चाहिए, उसके मन और मस्तिष्क को नदी प्रवाहित करने वाली होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो नदियां पुनर्जीवित नहीं हो सकती। अभी हजारों लाखों करोड़ रुपए का बजट है नदी पुनर्जीवन के नाम पर मुझे मेरी सरकार जरा बता दे कि उन्होंने कौन सी नदी रिजुनेट की है लाखों करोड़ खर्च करके। सर कभी आपको कोई रहस्यमय या मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है नदियों के आसपास काम करते हुए? कभी हो सकता है कभी आप रात में भी काम कर रहे हो, अकेले में काम कर रहे हो और नदियों ने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की हो, क्योंकि वो भी एक एनर्जी ही है। वो तो मुझे हमेशा करती है। किसी भी नदी के किनारे जब हमने नदियों के प्रवाह को शुद्ध सदा नीरा होते प्रवाहित होते हमारी आंखों ने देखा, तो वो नदियां पूरी हमारी आत्मा में आके हमें एक अजीब तरह की ऊर्जा देती है। पहले आंखों में आती है, फिर आत्मा में जाती है। आत्मा तो यहाँ है, हृदय के पास में एक छोटा सा जगह है जहां वो रहती है, उसको प्रभावित करती है। केवल मस्तिष्क को नहीं,
मस्तिष्क तो आपका ऐसे भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो तो आत्मा को करती है, और आत्मा को प्रभावित करके एक अजीब तरह की फीलिंग करती है। और वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग के विविध प्रकार के प्रभाव होते हैं। कुछ उस फीलिंग से डर जाते हैं, कुछ उस फीलिंग से ऊर्जा प्राप्त करके खूब काम करने लगते हैं और काम करने लगते हैं। तो ये जो नदियों का करिश्मा है, ये मन आत्मा सबको प्रभावित करता है। बिल्कुल सर। आखिर में आप मेरे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज। देखो, भारतीयों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि नदियां नारायण है, वो हमारी भारतीय आस्था है। और केवल नदियां नहीं, नीर नारी नदी, नारायण है, नारायण है, नारायण है, नारायण है। इसको जब तक नारायण नहीं मानेंगे तब तक हम दुनिया के गुरु नहीं बन सकते। कोई भी कहता रहे कि हम दुनिया के गुरु बनने के रास्ते पर है, पर दुनिया के गुरु यदि हमें कोई बना सकता है तो हमारा नीर, हमारी नारी और हमारी नदी बना सकती है। तो जब तक हम इनको सच में नारायण नहीं मान के इनके साथ व्यवहार करेंगे, तब तक ये धरती, ये प्रकृति पुनर्जीवित नहीं होगी। इसलिए मैं स्पीकिंग ट्री के सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जरा प्रकृति को थोड़ा आंखें खोल कर प्यार करो, बंद करके नहीं, खोल कर। बंद तो अपने आप हो जाएगी, जब नदी यहाँ आएगी ना तो आंखें बंद होनी ही है, उसको आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। वो इतनी प्रभावशाली है कि आप उसको देख नहीं सकते, वो बंद कर देगी आपकी आंखें। तो नदी का जो प्रवाह है उसको थोड़ा अपने अंदर लेना सीखो। नदी का प्रवाह आपको प्रवाहित करेगा ऊर्जा से, आपके जीवन को एक नई रोशनी, एक नई ताकत, एक नई दुनिया का सपना देगा। और उस नई दुनिया में हिंसा नहीं होगी, उस नई दुनिया में सत्य होगा, झूठ नहीं होगा। तो सत्य अहिंसा पर चलने वाली, बनने वाली दुनिया देखनी है तो जरा नदियों को अपने अंदर प्रवाहित करो, बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला स्पीकिंग ट्री के ऑडियंस के लिए और कितनी सारी बातें बताई। क्योंकि अक्सर सर जब हम सोचते हैं ना, पढ़ते हैं, आध्यात्मिक बनने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ मनुष्य के स्तर पर सोचते हैं। हम कर्म भी देखते हैं ना कि अच्छे हैं या बुरे हैं, तो भी हम मनुष्य के स्तर पे देखते हैं कि मैंने किसी मनुष्य के साथ खराब किया तो खराब कर्म, अच्छा किया तो अच्छा कर्म। प्रकृति को तो हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। हम चले जाएंगे, प्रकृति तो हमेशा रहेगी, ये नदियाँ हमेशा रहेंगी। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू, खूब अच्छा लगा। जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सर ने थ्रू आउट द पॉडकास्ट भी एक संदेश ही दिया है कहीं ना कहीं कि नदियाँ आपकी आत्मा के साथ बात करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको नज़रअंदाज करके चलेंगे और अपने कर्मों का आंकड़ा सिर्फ मनुष्यों के साथ रखेंगे तभी कर्म गिने जाएंगे। कर्म तब भी गिने जाएंगे जब आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, या फिर बुरे कर्मों के रूप में वो तब गिने जाएंगे जब आप प्रकृति का नुकसान करेंगे। तो प्रकृति के साथ जुड़िए, ये खुला इनविटेशन है सर का भी और स्पीकिंग ट्री का भी, क्योंकि ये प्रकृति ही है जो सृजन करती है और जब सृजन होता है तभी हमारा अस्तित्व होता है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी ये नई पहल आपको कैसी लगी। मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी के कमेंट्स का। नमस्कार।